हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिसर्स एकेडमी। ये हमारी पहली वीडियो है और आज हम बात करेंगे CAPF-AC पेपर 2 में पूछे जाने वाली आर्ग्यूमेंट के बारे में। तो आगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आर्ग्यूमेंट होती क्या है और किस किस फॉर्मेट में आर्ग्यूमेंट लिखी जा सकती है, कौन सा फॉर्मेट बेटर है, किस फॉर्मेट को कब यूज़ करना चाहिए। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट को लिख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आर्ग्यूमेंट होती क्या है। तो आर्ग्यूमेंट का सीधा सा मतलब होता है बहस या डिबेट। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं एग्ज़ाम में या पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये चीज़ अच्छे से पता होगी, लेकिन जो बिल्कुल नए नए आए हैं प्रिपरेशन में उन्हें मैं बता दूं कि इसमें आपको आर्ग्यूमेंट में किसी भी बहस या डिबेट की तरह फॉर और अगेंस्ट के पॉइंट लिखने होते हैं। जो भी स्टेटमेंट आपको आर्ग्यूमेंट में दी गई है आपको उसको सपोर्ट भी करना है और एट द सेम टाइम आपको उसे काउंटर भी करना है। अब दूसरी बात ये कि मोटिव क्या है आर्ग्यूमेंट देने का। एग्ज़ाम में मोटिव क्या है, आर्ग्यूमेंट क्यों दिया जा रहा है आपको। तो इसका सीधा सा मोटिव है कि यूपीएससी आपसे चाहती है कि आप एनालिसिस कर सकें किसी टॉपिक का। आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को भी देखें, आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी देखें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी पॉइंट को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर एक तरफ़ा सोच रखते हो, है ना। जनरली क्या होता है हमारे साथ, कई कैंडिडेट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम आर्ग्यूमेंट लिखने बैठते हैं तो हम या तो अगेंस्ट के पॉइंट ज़्यादा लिख देते हैं या हम फेवर के पॉइंट ज़्यादा लिख देते हैं। हमें दूसरी तरफ के पॉइंट्स नहीं आ रहे होते या फिर कम आ रहे होते हैं कि दो ही आ रहे हैं, एक ही आ रहा है। फिर हम ज़बरदस्ती कुछ कुछ पॉइंट्स बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पॉइंट्स रिपीट कर रहे हैं। तो ये इसलिए होता है कि हम एक तरफ़ा सोच रखते हैं, हमने दोनों पहलुओं पर सोच विचार नहीं किया है। तो इसे ही जांचने के लिए, इसे ही टेस्ट करने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट एग्ज़ाम में दी जाती है। ठीक है। दूसरी बात हुआ कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए आर्ग्यूमेंट का। तो चलिए फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। ये सबसे पहला फॉर्मेट है सिंपलेस्ट फॉर्मेट। इसमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप स्कूल में डिफरेंसेस लिखते आए हो, दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते आए हो, उसी तरह से आपको आंसर शीट के बीचों बीच लाइन ड्रॉ करनी है। एक साइड फॉर के पॉइंट्स लिखने हैं, एक साइड अगेंस्ट के पॉइंट्स लिखने हैं। देन आता है हमारा सेकंड फॉर्मेट। सेकंड फॉर्मेट में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। 3 से 4 लाइन का आपका मैक्सिमम इंट्रोडक्शन रहेगा। देन उसके बाद आपको 4 के पॉइंट्स लिखने हैं। 4 के पॉइंट्स आपको इसमें विदाउट हेडिंग्स लिखने होते हैं। ठीक है, आप इसमें पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं लेकिन विदाउट हेडिंग, या फिर आप इसमें पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। 4 का पैराग्राफ, देन अगेंस्ट का पैराग्राफ एंड देन कंक्लूजन। ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मेट। ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता स्टूडेंट्स द्वारा क्योंकि ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगता, उतना ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते। ये हमारा थर्ड फॉर्मेट है। इसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, पिछले फॉर्मेट की तरह ही 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन रहेगा। उसके बाद आप 4 पर आओगे। इसमें आप पॉइंट फॉर्मेट में ही लिखोगे, पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखोगे, और पॉइंट्स में भी हेडिंग होनी ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, फिर आप हेडिंग लिखोगे, उसके बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे। अब एक्सप्लेनेशन जो है ज़्यादा बड़ी आपको नहीं करनी है, ऐसे 4 लाइन 5 लाइन इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है पॉइंट्स की। आपको केवल 2 से ढाई लाइन, मैक्स टू मैक्स 3 लाइन में अपनी एक्सप्लेनेशन ख़त्म करनी है पॉइंट की। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं लिखनी है क्योंकि लगभग इतना ही टाइम मिलता है, बहुत बड़ा पेपर होता है, आपको पूरा कवर करना है। देन हम लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन भी आपका 4 to 5 लाइंस में कंक्लूजन ख़त्म करना है। अब आगे ये लिखना कैसे है ये मैं आगे बताऊँगी। ये है आज का आपका आर्ग्यूमेंट टॉपिक। सैनिटेशन इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। हिंदी में अगर आप इसे समझें तो स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि जो पिछले हमने 3 फॉर्मेट बताए हैं आपको, आप उनमें से किसी में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है।
लेकिन जो हम आपको सजेस्ट करेंगे या हम आपको आगे इस वीडियो में एग्जाम्पल आंसर बताएंगे वो हम थर्ड फॉर्मेट में बताएंगे, और हम अपने स्टूडेंट्स को थर्ड फॉर्मेट ही सजेस्ट करते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आया इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आपको 3 to 4 लाइंस में इंट्रोडक्शन ख़त्म करना है। किसी भी आर्ग्यूमेंट के इंट्रोडक्शन में आपको लिखना क्या होता है। तो यहाँ आप जो भी टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि वो क्या है। जैसे यहाँ पर सैनिटेशन या क्लीनलीनेस को आगे डिफ़ाइन किया है कि उसके बेसिक एलिमेंट है ये हेल्दी लाइफ का, है ना। आगे हेल्दी इन्वायरमेंट के बारे में बताया है, एसेंशियल है प्रोडक्टिव लॉन्ग और हैप्पी लाइफ के लिए। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इम्पॉर्टेंस बताई है सैनिटेशन की। लास्ट लाइन में हमने बता दिया है कि सैनिटेशन अभी फ़िलहाल करंट में एक इशू क्यों है, टॉपिक क्यों है, किस लिए आर्ग्यूमेंट पूछी जा रही है ना। कोई तो डिबेट का टॉपिक चल रहा होगा इसलिए आर्ग्यूमेंट पूछी जा रही है। तो लास्ट लाइन में हमने बता दिया है कि इंडिया सैनिटेशन सिचुएशन इज़ नॉट एट दैट लेवल ऑन विच इट शुड बी। भारत में अभी सैनिटेशन की जो सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। आगे आते हैं 4 के पॉइंट्स। अब 4 के पॉइंट्स आगे बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि किस तरीके से पॉइंट्स लिखे जाते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, मैंने कई स्टूडेंट्स की कॉपी देखी है, तो आप पॉइंट्स जब लिखते हो 4 में या अगेंस्ट में तो आप ऐसे वाले पॉइंट्स डाल देते हो, है ना। आप रोल लिख देते हो, इम्पोर्टेंस लिख देते हो। आपको रोल या इम्पोर्टेंस नहीं लिखना होता। आर्ग्यूमेंट में आपको फैक्ट्स देने होते हैं, आपको तर्क देने होते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना तर्क देना, तो आपको तर्क देने होते हैं। इसलिए ऐसे के पॉइंट्स और आर्ग्यूमेंट्स के पॉइंट्स को अलग अलग रखो। चलिए इसे मैं आगे आपको एग्जांपल से बता दूंगी कैसे डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। इसके अलावा एक होता है कि किस अप्रोच में आपको चलना चाहिए, क्या अप्रोच आपको रखनी चाहिए आर्ग्यूमेंट्स के पॉइंट लिखते हुए। तो पहली अप्रोच होती है रीज़न। रीज़न मतलब कारण। किसी भी आर्ग्यूमेंट को, किसी भी स्टेटमेंट को आप सपोर्ट कर रहे हो तो उसको आप रीज़न के साथ सपोर्ट करो। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, resources come with responsibility. Everyone is using resources, but very few people really care about them and do not understand the responsibility attached with them. They want clean resources but do not clean them after use. अब क्या होता है कि हम पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं, हम पब्लिक टॉयलेट्स भी यूज़ करते हैं, है ना, पार्क्स में जाते हैं, जो भी पब्लिक रिसोर्सेज हैं हम सारे यूज़ करते हैं, लेकिन हम उन्हें साफ़ रखना ज़रूरी नहीं समझते। हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसके लिए बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल जो शायद आप सभी के साथ हुआ हो कि घर में जब हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे मान लो अगर आप किचन में कुछ बनाने जा रहे हो, आपको शौक़ आ गया कि आज तो मैं कुकिंग करूँगा या करूँगी, तो आपकी मम्मी बोलेंगी आपको कि ठीक है किचन यूज़ कर लो लेकिन साफ़ सफाई का ध्यान रखना, कचरा मत फैलाना किचन में। तो आपको वो रिसोर्सेज यूज़ करने दे रही हैं, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रही हैं कि अगर आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो तो उसे साफ़ भी रखना। तो इसी तरह से कोई भी पब्लिक रिसोर्स है जिसका आप यूज़ कर रहे हो उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही है। तो इसे आप ऐसे समझोगे कि कोई भी रिसोर्स है वो अपने साथ कुछ ड्यूटीज़ लेकर आता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आता है। इसलिए हमें सरकार के साथ में मिलकर साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें आपको गौर करना है इसलिए पर। मैंने कहा कि कोई भी रिसोर्सेज जब हमें मिलते हैं तो उसके साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं हमें। इसलिए जब भी हम पब्लिक रिसोर्सेज यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पर सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए। ये केवल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है।
गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये जो हमने कनेक्ट किया है इसलिए से या बिकॉज से, वही है रीज़न वाली अप्रोच। आप जो भी पॉइंट दे रहे हो वो बिकॉज या हिंदी में इसलिए से कनेक्ट होना चाहिए आर्ग्यूमेंट का टॉपिक से। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही हो। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पॉपुलेशन वर्सेस गवर्नमेंट रेशो। इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ये आप सभी जानते हैं। गवर्नमेंट भी बहुत बड़ी है, ठीक है। गवर्नमेंट का मेरा मतलब है जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, क्योंकि यहाँ पर हम सफाई की बात कर रहे हैं तो हम सफाई कर्मचारियों को भी सरकार का ही हिस्सा गिनेंगे, है ना, जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। तो वो लोग जो हैं सफाई का ध्यान रखते हैं किसी भी पब्लिक प्लेस पर, लेकिन उनका नंबर वहाँ पर आने वाली पब्लिक से तो कम ही होता है, और या हम कह सकते हैं कि बहुत कम होता है। अगर किसी पब्लिक पार्क में 100 लोग एट अ टाइम हैं, एट अ पर्टिकुलर टाइम किसी पार्क में 100 लोग हैं, वहाँ पर कितने सफाई कर्मचारी हो सकते हैं? 50 तो नहीं हो सकते एक सिंगल पार्क में। तो ऑब्वियसली जो रेशो है सफाई कर्मचारियों का वो कम होगा, तो गंदगी साफ़ करने वाले कम होंगे और फैलाने वाले ज़्यादा होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए कि वो हर किसी की फैलाई हुई गंदगी को उसी टाइम पर साफ़ कर पाएँ, है ना। वो हर जगह हर समय अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सरकार पूरी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती है, इसलिए पॉपुलेशन मतलब पब्लिक को भी सैनिटेशन में हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट की। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। इसमें भी मैंने इसलिए वर्ड जोड़ा है, अगर आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो बिकॉज जुड़ जाएगा। तो ये भी अप्रोच है रीज़न वाली। तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको रीज़न की अप्रोच से समझाए हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, पर्सनल हाइजीन। Sanitation is directly affected by personal hygiene habits. So, at an individual level, it is necessary to take responsibility. The government can't take care of someone's personal hygiene. अब देखिए, पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको डिसीज़ से बचना है, इन्फेक्शन से बचना है, एलर्जीज से बचना है, तो आपको पर्सनल हाइजीन रखनी पड़ेगी। और पर्सनल हाइजीन अगर आप रखना चाहते हो तो आपको आसपास भी साफ़ सफाई रखनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप केवल खुद को साफ़ रख लोगे, साफ़ कपड़े पहन लोगे, है ना, अपने नेल्स साफ़ रखोगे, बाल अच्छे से रखोगे और अपना सामान अच्छे से रखोगे और किसी गंदी जगह जाकर बैठ जाओगे या आप अपने आसपास गंदगी फैलाओगे, तो आप ऑब्वियसली डिसीज़, एलर्जीज़, इन्फेक्शंस इनके लिए ससेप्टेबल हो जाओगे। तो अगर आपको पर्सनल हाइजीन पसंद है तो अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए भी आपको आसपास के सैनिटेशन में गवर्नमेंट की हेल्प करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी आपको रीज़न अप्रोच देखने को मिल रही होगी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ सैनिटेशन। गवर्नमेंट कैन डिप्लॉय द क्लीनर्स और मशीनरी टू क्लीन अ पर्टिकुलर प्लेस, बट इट कैन नॉट मेंटेन द क्लीनलीनेस अनलेस इट्स यूजर्स वांट इट टू बी क्लीन। सॉरी, यहाँ थोड़ा गलत लिख गया है तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा। चलिए, तो इस पॉइंट का मतलब भी एकदम क्लियर है। गवर्नमेंट साफ़ सफाई कर सकती है लेकिन मेंटेन करना तो यूज़र्स के हाथ में है। अब इसके लिए आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए। आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि स्वीपर्स पोछा लगा रहे होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में साफ़ सफाई रहनी बहुत ज़रूरी है। तो जब वो पोछा लगा रहे होते हैं तो वहाँ पर आप कई लोगों को देखेंगे कि वो गीले में भी गंदगी कर देते हैं, कि एक जगह से वो पोछा लगा कर गए हैं, 10 मीटर 20 मीटर दूर ही जा पाए हैं और पीछे से किसी ने गंदगी फैलानी शुरू कर दी। वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो साफ़ सफाई कर रहे हैं टाइम से, लेकिन जो वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं उस पब्लिक रिसोर्स को,
वो गंदगी फैलाते जा रहे हैं, वो उसे मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं। तो मेंटेनेंस यूज़र्स के हाथ में है। इसलिए यूज़र्स को कोशिश करनी पड़ेगी कि वो गवर्नमेंट की हेल्प करें सैनिटेशन के लिए, स्वच्छता बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो इसमें भी आपको रीज़न अप्रोच समझ आ रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, मोर हैंड्स, मोर एफिशिएंसी, फास्टर पेस। हेडिंग से ही आपको समझ आ रहा होगा कि आगे एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा होगा। अब गवर्नमेंट में मतलब कम लोग हैं, ऑब्वियसली सफाई कर्मचारी हैं या और भी जो लोग हैं कम हैं, वो पॉपुलेशन के रेशो में तो कम ही हैं। तो अगर पूरी पब्लिक, पूरी इंडिया की पॉपुलेशन हेल्प करेगी सैनिटेशन में, तो एफिशिएंसी भी ज़्यादा आएगी, पेस भी फास्ट हो जाएगा, है ना, जल्दी क्लीनलीनेस आ जाएगी इंडिया में। तो जो भी सैनिटेशन प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी जल्दी ही। तो इसलिए पब्लिक को हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट की सैनिटेशन मेंटेन करने में। तो ये पॉइंट भी आपको रीज़न अप्रोच में समझ आ रहा होगा, इसलिए से कनेक्ट हो रहे हैं सारे ही पॉइंट्स। तो ये होती है रीज़न अप्रोच। आर्ग्यूमेंट में पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, जो भी आप पॉइंट्स लिखना चाहते हो, आप पहले जो जिस भाषा में आप सोचते हो, आप हिंदी में सोचते हो या आपकी कोई और रीजनल लैंग्वेज है, आप इंग्लिश में सोचते हो, किसी भी लैंग्वेज में जिसमें भी आप सोचते हो, उसमें आप आराम से पहले सोचो कि ये जो पॉइंट दिया गया है इसको मैं कैसे डिफेंड कर सकता हूँ या इसके अगेंस्ट में बोल सकता हूँ। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपको रीज़न में ही मिलेंगे और ये आपको हर आर्ग्यूमेंट में मिल जाएगा। आगे अगेंस्ट के पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। इसमें आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट की रिटर्न ड्यूटी है या रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। इसमें आर्टिकल 21 का जिक्र किया गया है आगे एक्सप्लेनेशन में। जैसा कि पॉलिटी में आप सभी ने पढ़ा होगा कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। तो उसी के बेसिस पर आपको ये पॉइंट लिखना है। इसे आप रीज़न अप्रोच से कैसे कनेक्ट करेंगे कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, इसलिए ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सैनिटेशन मेंटेन करे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, सिटीजन्स पेइंग फॉर इट। हम सभी से टैक्स लिया जाता है, अलग अलग तरह के टैक्सेस लिए जाते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी हमसे टैक्स लेते हैं, चाहे रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, सब जगह अलग अलग तरह के टैक्सेस लिए जाते हैं। तो वो सारे टैक्सेस क्यों लिए जाते हैं? जिससे कि हमें सर्विस मिले। और उन सभी सर्विसेज में एक ये भी है कि सभी पब्लिक प्लेसेस पर साफ़ सफाई रहनी चाहिए। तो उसके लिए जब सभी सिटीजन्स पे कर रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सैनिटेशन बनाए रखे, साफ़ सफाई बनाए रखे। तो ये भी रीज़न अप्रोच में आपको समझ आ रहा होगा। नंबर 3 है होलिस्टिक डेवलपमेंट ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। ये भी आपको हेडिंग से ही समझ आ रहा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप डीपीएसपी की बात करेंगे या आप किसी भी पार्ट की बात करेंगे, अगर आप पंचायती राज में देखेंगे तो वहाँ भी कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ दी गई हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की है स्पेसिफिकली। थर्ड पॉइंट में हम गवर्नमेंट की ड्यूटी बता रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी हो सकती हैं या इसके अलावा लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम जब गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट पहुंचती है, तो उसका काम होता है कि वो होलिस्टिक डेवलपमेंट करे। और सैनिटेशन या क्लीनलीनेस या स्वच्छता होलिस्टिक डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है ना। केवल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम नहीं है, उनको मेंटेन करना भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इसलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमें साफ़ सफाई, स्वच्छता प्रोवाइड करें। ओके, तो फोर्थ पॉइंट है नीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म। अब इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कट हो गई है, इसमें दिख नहीं रही है ठीक से, तो ये पीडीएफ आपको
हमारे चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर। उसकी लिंक मैं आपको दे दूँगी, लास्ट में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं पूरा आंसर तो 4th पॉइंट है हमारा, नीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें कई सारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। रूरल के लिए अलग पंचायती राज सिस्टम है, अर्बन के लिए अलग लोकल बॉडीज़ हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए अलग है। मतलब काफ़ी सिस्टमेटिक काम है, काफ़ी एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है गवर्नमेंट के पास। तो जो भी स्वच्छता को लेकर कोई भी प्रोग्राम है, पॉलिसी है, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उस इंटीग्रेटेड मशीनरी को यूज़ करते हुए गवर्नमेंट इफ़ेक्टिव तरीके से क्लीनलीनेस इंश्योर कर सकती है। और इसके अपोज़िट अगर हम देखेंगे कि अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पर क्लीनलीनेस चाहे करना तो उतना ईज़ी नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट थोड़ा इजीली कर सकती है, इंडिविजुअल लेवल पर उतना इजी नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि अब किसी को किसी टाइम पर सफाई करनी है, किसी को किसी टाइम पर। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं बेंच पर, कोई एकदम से आकर बोल दे आपको कि हटो हटो साफ़ सफाई करनी है, तो आप उससे पूछोगे भाई कौन, क्यों हटूँ, बाद में कर लेना, ये कोई टाइम है, कहीं और की कर लो, है ना, आप बोलोगे ऐसा। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट का होगा, कोई सफाई कर्मचारी होगा जो अपनी ड्रेस में आया है ना, अपने आई कार्ड के साथ में आया है, उसका आपको पता है कि हाँ वो उसका काम है, उसकी ड्यूटी है, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो आप वहाँ से हट जाओगे कि चलो ठीक है कर लो भैया। तो इसलिए जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म है वो गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए सैनिटेशन की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अब साफ़ सफाई रखना या सैनिटेशन का मतलब केवल ये तो नहीं है कि कचरा मत फैलाओ या कचरा डस्टबिन में ही डालो, है ना, या झाड़ू लगा दो, केवल ये मतलब तो नहीं है। जो भी कचरा निकला है उसको डिस्पोज़ भी करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, उसका मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। तो इन सारी प्रोसेस को मिलाकर बोलते हैं स्वच्छता। ये सारी प्रोसेस इम्पॉर्टेंट हैं क्लीनलीनेस के लिए, क्योंकि कचरा आप एक जगह इकट्ठा तो नहीं कर सकते हो, वो तो इकट्ठा होते होते बढ़ता जाएगा, वो और बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इसलिए इस पॉइंट में बोला गया है कि ये पूरा जो सिस्टम है डिस्पोज़ल, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट जो करना है वेस्ट का, वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है और इसके साथ साथ ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि उसमें साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत है ना। आपने सुना होगा कि सेग्रीगेट किया जाता है कचरा, फिर हर कचरे को उसके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, उसको मैनेजमेंट अलग अलग तरह से डिस्पोज़ किया जाता है, अलग अलग तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाता है। हॉस्पिटल से निकलने वाले कचरे को अलग तरीके से मैनेज किया जाता है, घरों से निकलने वाले को अलग तरीके से किया जाता है। तो उसके लिए बहुत सारा फ़ंड चाहिए क्योंकि एक्सपेंसिव है, नॉलेज चाहिए, तो वो सब कॉमन लोगों के पास नहीं हो पाती। गवर्नमेंट के पास तो एक्सपर्ट्स हैं, है ना, गवर्नमेंट के पास फ़ंड है, एक्सपर्ट्स हैं, तो इसलिए कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्वच्छता रखें, साफ़ सफाई रखें। तो इन सभी फॉर और अगेंस्ट के पॉइंट्स में मैंने आपको रीज़न अप्रोच के साथ में बताया है कि आप कैसे आर्ग्यूमेंट को लिख सकते हो। तो जब भी आप आर्ग्यूमेंट लिखो तो इस चीज़ को कंसीडर करके देखना, क्योंकि कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स की कॉपी पे कि वो ऐसे वाले पॉइंट्स लिख देते हैं। आर्ग्यूमेंट में ऐसे वाले पॉइंट्स लिख रहे हो तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये तो थी रीज़न अप्रोच। इसके अलावा 2 अप्रोच और होती हैं, लेकिन अभी वो मैं नहीं बताऊंगी। उसमें सेक्टोरल और फैक्टोरल अप्रोच होती हैं, लेकिन वो आगे की जो वीडियोस होंगी थोड़ी एडवांस लेवल पे, थोड़ा बाद में जाकर तब उनके बारे में बताया जाएगा। फ़िलहाल अभी बिगिनर्स के लिए रीज़न अप्रोच इज़ सफिशेंट। आप इस अप्रोच के साथ में
कुछ आर्ग्यूमेंट्स की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में हम आपको फैक्टोरल और सेक्टोरल अप्रोच सिखाएंगे कि आप कैसे किसी आर्ग्यूमेंट में फैक्टोरल सेक्टोरल अप्रोच के साथ में अपने पॉइंट्स को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हो। चलिए, फॉर एंड अगेंस्ट के बाद में आपका आता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में सबको पता है कि बैलेंस्ड लिखना होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे में तो चलो बैलेंस्ड लिखना होता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट में कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जजमेंटल हो जाते हैं। आपने फॉर के पॉइंट्स लिखे, अगेंस्ट के पॉइंट्स लिखे, और आप आर्ग्यूमेंट में आकर या तो फॉर मतलब फेवर कर देते हो उस स्टेटमेंट को, या फिर आप उसे काउंटर कर देते हो सीधा सीधा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप उसे कंक्लूजन में जाकर फेवर या उसे अगेंस्ट में बोलोगे उसके, तो आपने जो ऊपर आर्ग्यूमेंट लिखी है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको जजमेंटल नहीं होना है कंक्लूजन में। आपको बैलेंस्ड लिखना है, जैसे आप ऐसे में लिखते हो। बस इसमें आपको फॉर और अगेंस्ट का मिक्सचर कर देना है। कैसे कर देना है? जैसे कि इसमें किया गया है कि इट्स द गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट टू इट्स सिटीजन, बट द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट हैंडल इट। If people will not behave like responsible citizens and do not handle their personal waste, sanitation is the subject of state government under 7th schedule of the Constitution of India, but it's the moral duty of the citizen to keep their surroundings neat and clean. हमने बोल दिया कि हाँ भाई, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, 7th शेड्यूल में दिया भी हुआ है, बिल्कुल सही बात है, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन कुछ पब्लिक की भी ड्यूटी है, सिटीजन्स की भी ड्यूटी है कि भाई कम से कम कुछ नहीं तो पर्सनल वेस्ट जो है उसका तो ध्यान रखें, उसको तो हैंडल करें। कम से कम गंदगी तो ना फैलाएं। अगर आप साफ़ नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट गंदा भी मत करो, क्योंकि गंदगी ना फैलाना भी सफाई में योगदान देना ही है। ठीक है, तो इसमें ना तो हमने ये कहा कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, ना हमने ये कहा कि नहीं गवर्नमेंट की नहीं है, सिटीजन को करना चाहिए। हमने बोला दोनों को करना चाहिए। तो आज की आर्ग्यूमेंट यहीं ख़त्म होती है। हमने सबसे पहले देखा कि आर्ग्यूमेंट होती क्या है, किस किस फॉर्मेट में लिखी जा सकती है, कौन सा फॉर्मेट बेटर है। फिर हमने देखा कि आर्ग्यूमेंट को लिखने के लिए हम किस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, फॉर के पॉइंट्स देख लिए, अगेंस्ट के पॉइंट्स देख लिए, हेडिंग कैसे बनानी है, एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कंक्लूजन कैसे देना है। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट 120+ टॉपिक्स आपके कवर कराएं एग्ज़ाम से पहले। तो इसमें लगभग आपके एसे, आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट को मिलाकर 120+ टॉपिक्स हो ही जाएंगे, क्योंकि जो भी हम अपने टेलीग्राम के राइटिंग बैच में टॉपिक्स दिया करेंगे उनके वीडियोज़ यहाँ अपलोड करेंगे, और एग्ज़ाम्पल आंसर भी आपको टेलीग्राम चैनल पर या हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। और ये सभी एग्ज़ाम्पल आंसर्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। इसके साथ ही एक बात और बताना चाहूँगी कि इसे मैं मॉडल आंसर नहीं बोल रही हूँ, एग्ज़ाम्पल आंसर बोल रही हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि कोई भी आंसर मॉडल आंसर नहीं हो सकता, केवल एक एग्ज़ाम्पल आंसर हो सकता है, क्योंकि परफेक्ट तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी लिख पाएँ। हो सकता है कोई कैंडिडेट हमसे भी अच्छा लिख दे, कोई बहुत ही अच्छा लिख दे, बहुत अच्छे पॉइंट्स लेकर आए, है ना। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। आपने यहाँ जो भी सीखा है उसके बाद आप सेम टॉपिक पर खुद से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे पॉइंट्स लिखने की कोशिश कीजिए। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल शो हो रही हैं। आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमें फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।